मिंटो की लघु कहानियाँ। इस कहानी का शीर्षक है एक स्टूडेंट नेता गुरु। एक दिन मैं कॉलेज के अंदर जा रहा था और प्रोफेसर बाहर आ रहा था कि उसने मुझसे एक सवाल पूछ लिया। मैंने खींचकर उसे एक थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वो सवाल जो कॉलेज में पूछे जाते हैं बाहर कभी नहीं पूछे जाते। वो रोता हुआ वापस अंदर घुस गया और तुर्रा ये कि प्रिंसिपल से शिकायत कर बैठा। मेरे बच्चों को इस बात का पता चलते ही उन्होंने प्रिंसिपल को धमकी दी और प्रोफेसर को फिर पीट दिया। प्रिंसिपल ने धमकी मान ली और माफी मांग ली, जिससे बच्चे शांतिपूर्वक स्ट्राइक पर चले गए। मैंने उन्हें समझाया भी कि आजकल मैं बहुत बिजी हूं, पर उनके लिए ये मेरी इज्जत का सवाल हो गया। इस घटना और कुछ छुट्टियों के बाद जब कॉलेज 4 महीने बाद खुला तो परीक्षा का वक्त आ गया, जिसका बच्चे बहुत अधीरता से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कई सालों के जेस्टेशन पीरियड के बाद अब डिग्री फलने वाली थी। परीक्षा के पहले दिन बच्चे उत्साह से घर से बिना बुलाए ही परीक्षा भवन में पहुंच गए। कुछ अपने साथ कलम लाए थे, कुछ मंदिर जाने की जगह मूर्तियां ही ले आए थे। उनमें से एक तो बाद में कई लाख की बिकी पुरानी थी। जिनके हाथ ज्यादा कुछ न लगा वे चाकू छुरा उठा लाए। मैं भी अनमने मन चला आया था, क्योंकि माँ ने टीका लगा विदा किया था। आदत ना होने के कारण कुर्सी आरामदेह न लगी, तो मुझे कष्ट में देखकर चपरासी इन्विजिलेटर की कुर्सी लगा गया। खैर, वैसे भी उसे तो हॉल में चलना फिरना ही था। देखा कि इन्विजिलेटर वही प्रोफेसर था। घूर घूर कर देख रहा था। मैंने उसे इशारे से बुलाया और उससे कहा, डिस्टर्ब नॉट यू मी। वो हॉल के दूसरे कोने में चलने फिरने लगा। फिर मैंने पर्चा देखा। हालांकि मेरी अंग्रेजी काफी अच्छी, पर अंग्रेजी जुबान उससे भी कठिन। पर्चा देखते ही मैंने सोचा, क्यों ना साला आज हिंदी का कर डालूं, पर वो मैं घर भूल आया था। मैंने सिगरेट निकाला। माचिस टटोला तो न था। प्रोफेसर ने 5 स्टार होटल के वेटर की तरह जब पीछे से सुलगा दिया तो मेरा दिल थोड़ा पसीजा। टिप देने के तौर पर मैंने उससे पूछा, क्यों, कुछ है क्या? बिना कुछ कहे उसने 2 उत्तर पुस्तिकाएं मेरे सामने धरी। मैंने बिना सोचे समझे ही उसमें नाम, नंबर वगैरह भर दिया। हालांकि अगर मैं पर्चा करता तो नंबर ज्यादा आते, पर खैर उसमें मुझे वक्त लगता और मुझे परसों के अर्थशास्त्र का पर्चा लेने जाना था। रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले ही मुझे उस सरकारी विभाग में नौकरी मिल गई जिसके एमडी मेरे मामू थे। ये जगह मेरी डिग्री के लिए कई दिन से खाली थी और मैं ही इसके लायक हूं। चूंकि यह सबको जाहिर था, वहां और कोई उम्मीदवार नहीं था। चूंकि सरकारी प्रेस वालों ने मार्क्स पहले ही बता दिए थे, उन्होंने मेरा कैबिन दिखाया और बोले, डिग्री जब मिले ले आना, और सुनो, यहाँ ज्यादा नहीं आना, लोग कहेंगे मामा भांजे दफ्तर को लूट रहे। एक दिन शाम ढले मैं यूं ही टहल रहा था।
और सीटी बजाने के लिए सोच रहा था कि हिंदी की चुनूं या अंग्रेजी की, क्योंकि सिर्फ सीटी में ही इन दोनों का फर्क मालूम हो सकता था। कि एक घबराई बच्ची के पीछे 2 बच्चे लगे थे। वो परेशान और डरी तेज तेज कदम ऐसे बढ़ा रही थी कि उसकी चाल की मस्ती मुझे भा गई, और जैसे ही दोनों बच्चे करीब आए मैंने उन्हें भगा दिया और उसका पीछा खुद करने लगा। काफी आगे जाकर एक लैंप मिला जो जल रहा था, रोशनी दे रहा था, और जिसकी रोशनी में दिख भी रहा था। उसमें मैंने देखा कि बच्ची सुंदरी नहीं है, बल्कि पढ़ी लिखी भी है। उसके उरोज उन्नत और अच्छी ब्रा में थे। एक घर के करीब जाकर फाटक खोलते हुए वो मुड़ी और मुस्कुराहट में मुझे 2 गुंडों से बचाने के लिए उसने धन्यवाद दिया। मैंने देखा कि दरवाजे की नेम प्लेट पर उसी प्रोफेसर जैसा एक नाम था। उसके खटखटाने से जब दरवाजा खुला तो वहां प्रोफेसर जैसा चेहरा भी था। मुझे देखते ही उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर, जिससे साफ जाहिर था कि उसे ये आदत भी नहीं थी, अंदर बुलाया। मेरा विवाह सच्चाई होगा, क्योंकि एक ही झोंक में मैंने निश्चय लिया। ये बात तो मेरे पिता को करनी चाहिए थी, पर चूंकि मैं यहाँ हूं ही, मैं ही किए लेता हूं। मुझे यहाँ मैं झिझक गया, क्योंकि विवाह की बात करने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। पर आप, खैर मैंने कह ही दिया, मुझे आप की कन्या से विवाह करना मंजूर है। कन्या मेरी देखी भाली है और राजी है। वो रो पड़ा। घर पहुंचकर मैंने अपने पिता से कहा कि मैंने लड़की तय कर ली है और उनकी जात की है। मैं तो मानता नहीं, पर बाप की माली हालत माली जैसी है। वे बोले कि जात ही सब कुछ है और पैसा है क्या, है ही क्या। हर साल कहीं ना कहीं ढूंढ कर आईटी वाले 20-25 लाख ले जाते हैं। तुम दहेज में ले भी आते तो कहाँ रखते। इसीलिए मैं दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ। माँ मेरी शादी की बात सुनते ही रोने लगी कि अब लड़का घर से निकल जाएगा। मैंने उसे देर तक समझाया कि बिना तीनों छोटी बहनों को निकाले, माँ और पिता को ऊपर निकाले मैं नहीं जा रहा हूँ। इकलौता पुत्र होने के नाते मैं अपना ये कर्तव्य भी निभाऊंगा। तब जाकर उसका रोना बंद हुआ और मुस्कुराते हुए उसने शादी की तैयारी शुरू कर दी। जिस 5 स्टार होटल में विवाह हुआ, वहां इतनी भीड़ थी कि इंतजाम भी मेरे बच्चे ही कर रहे थे। भाग भाग कर विस्की बियर की बोतलें ले दे रहे थे। यह हंगामा 3 दिन चला, क्योंकि हमारे उसी दिन जाने के बाद होटल में कमरा लेकर गिर जाने और हैंगओवर उठाने के लिए लोग ठहरे और पीते रहे। होटल वालों ने खत भेजा कि बाकी शादियां भी वहीं करें और 30% का रिस्क। अक्लमंद और शरीफ होने के बंधन के कारण नहीं, एक सभ्य पति के तौर पर उसी रात शराब में धुत मैंने अपनी पत्नी का जिस्म और इस बहाने कुमारीपन नहीं टटोला। पूरे 3 दिन तक रुका रहा और मैं थकान वो मासिक उतारती रही।
वैसे भी आदमी को औरत से कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये गीता नाम की एक लड़की ने, जिसे मैं बाइबल की तरह जानता था, 3 साल के डिप्लोमा कोर्स में अच्छा सिखा दिया था। सुहागरात के दिन एहतियातन मैंने दोनों के लिए छोटे जाम बनाए और फौरन मुझे पता चला कि वो पहली बार पी रही है। मुझे ही उसे रोकना पड़ा। मेरी पत्नी बिस्तर में इतनी गुणी निकली कि मैं उससे तन मन जिस्म से प्यार करने लगा और उसके रसोई के अवगुणों को भूल गया। माँ के हाथ अब चाय बनाने भर के थे और नौकरों के एक हाथ सिपाहियों की तरह पीछे बंधे रहते थे। इसीलिए मैं अक्सर अपने ससुर के यहाँ खाने लगा। अब वह काफी समझ गया था। कॉलेज में बच्चे आंख दिखाते तो मेरा नाम लेता। फिर प्रिंसिपल बनने का कुछ ऐसा जोड़ मेरे बाप की वजह से लग रहा था कि पढ़ाने में अब उसका कतई मन नहीं रह गया था, जिससे बच्चे अब उसकी इज्जत करते, जो थोड़ा बहुत वो कहता सीख लेते। शिक्षा अब सही माध्यम से दी जा रही थी। मुझे खुशी है इस महान कार्य में मेरा भी तुच्छ योगदान था।